हेलो बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा, जैसे वैद्युत होता क्या है, वैद्युत उत्पन्न होने का कारण क्या है, आवेश के बारे में पढ़ा, आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में पढ़ा। ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम से देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात किया जाता है। तो इस नियम के बारे में पढ़ा जाए। इस नियम से पहले एक दो लॉजिकल क्वेश्चन हो जाए। तो मान लीजिए कि दो आवेशों का गुणनफल Q1 और Q2 लेस देन 0 है, 0 से क्या है, छोटा है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, बताइए वो आकर्षण प्रकृति का होगा कि प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। क्यों? अगर Q1 Q2 यानी दोनों का गुणनफल 0 से छोटा है तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा देर सोच लीजिए। चलिए देखते हैं। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है? 0 से छोटा नंबर कब होता है? जब एक प्लस संख्या होती है और दूसरी माइनस संख्या, और दोनों का अगर हम गुणा कराते, जैसे +3 और -2 है तो कितना आएगा, -6, और -6 हमारे 0 से क्या है, छोटा। इसका मतलब एक आवेश धनात्मक होगा और दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा, यानी दोनों के विपरीत प्रकृति होंगे। विपरीत प्रकृति होंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा ना, वो आकर्षण प्रकृति का होगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनका गुणनफल अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कब होता है? या तो दोनों संख्या, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा कब होता है? जैसे एक संख्या प्लस रहे, दूसरी संख्या भी प्लस रहे, जैसे 2 और 2 मिलके 4 हो गए। एक संख्या माइनस रहे और दूसरी संख्या माइनस, तभी माइनस में मिलके प्लस होता है। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों समान प्रकृति के हैं। ये भी अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, तभी तो दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा हुआ। अगर ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तब भी दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच लगने वाला जो बल है Q1 और Q2 के बीच, ठीक, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ओके, तो एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, Q1 Q2 इज लेस देन 0, देन Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है इनका गुणनफल, तो इसका मतलब दोनों समान प्रकृति के हैं और इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि दो आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इनके बीच जो लगने वाला बल है, ये बल कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या बीच में कोई माध्यम आएगा तो बल घटेगा, बढ़ेगा, या कैसे हम बल को निकालेंगे कितने न्यूटन लग रहा है। तो इसके लिए कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे। इन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, और इस नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। ओके, नियम हमारा है कूलाम का नियम। ओके, COULOMB, कूलाम्स लॉ। तो देखते हैं क्योंकि कूलाम का नियम है क्या। ओके, चलिए, कूलाम ने अपना नियम दिया था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, मान लिया जाए एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश है ये Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलाम ने ये नियम दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो वैद्युत बल होता है, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 होता है। दूसरा, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो F जो होगा ना वो R के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये हुआ कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आवेश जितना ज़्यादा बड़े होंगे, 2-2 कूलाम के होंगे तो कुछ और बल लगेगा, 2 से 4 कर देंगे तो बल का मान बढ़ जाएगा, 4 से 6 कर देंगे तो बल का मान और अधिक हो जाएगा। तो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी अगर इनके बीच बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। तो कूलाम का नियम मुझे समझ में आया, आसानी से लिखेंगे कैसे इसको। कूलाम का नियम होता क्या है, तो इससे हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
चलिए, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों से देखा जाए तो यह प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 Q2/r²। देखो फिजिक्स में जहां समानुपाती का चिन्ह आता है वहां पे एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट k आता है। तो यह प्रोपोर्शनल k Q1 Q2/r²। के ये कूलाम का नियम है। अब देखिए जहाँ k क्या है, k क्या है, तो k एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है जिसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। इसे कितना लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, जैसे वैद्युत बल जो होता है ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच का माध्यम बदलेगा तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान जो होता है ये 8.85 × 10⁻⁻12 के कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो तो F बराबर K Q1 Q2/r²। K को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, तो K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ओके, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो नियतांक है इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। क्या मात्रक पूरा लिखते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट F है, r² को पक्षांतर कर दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, 9 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये कूलाम का नियम है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए देखिए अभी हमने बताया कि जो विद्युत बल होता है वो बीच के माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। अगर आवेशों के बीच कुछ और माध्यम आ जाएगा तो वैद्युत बल का मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया। ओके, तो परावैद्युत पदार्थ का अपना एक परावैद्युतांक होता है जो ये दर्शाता है कि कितने गुना उनके बीच लगने वाले बल को वो कम कर रहा है। क्या, तो मान लो ये आवेश है Q1 Q2, पहले वायु या निर्वात था तो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट थी। अब कोई अदर माध्यम आ गया इनके बीच में, तो मान लेते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। परावैद्युतांक को कैपिटल K से दिखाते हैं। परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r² न्यूटन होता है। ओके, देखिए परावैद्युतांक आने से होता क्या है, ये K नीचे जुड़ा है, हमेशा K को एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लिखेंगे। ओके, जब K यहाँ नीचे जोड़ा जाएगा तो F का मान क्या होता है, K गुना घट जाता है। जैसे मान लीजिए पहले ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला बल 20 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 20 न्यूटन। इनके बीच एक हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, मान लो 4 है। कितना है, 4 है। जिसका मतलब बल अब जो होगा ना इनके बीच वो 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि अब 20/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 20/4 कर देंगे तब कितना न्यूटन बल काम करेगा, 5 न्यूटन बल काम करेगा। ओके, तो ये आपका कूलाम का नियम है। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करते हैं। कूलाम के नियम से बल कैसे निकाला जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लिया जाए दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक कौन है, Q2 है। ठीक है,
Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये मूल बिंदु O है, O के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया जाए वेक्टर R1 है और इसका स्थिति सदिश क्या है, R2 है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पहले ये देखना है Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल। Q2 के कारण पहले देख लिया जाए, Q2 के कारण Q1 पर कार्यरत वैद्युत बल, Q2 कारण Q1 पे कार्यरत वैद्युत बल, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, इसको F12 से दिखाते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 पे कैप। देखिए अब इस Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल निकालेंगे तो हमें ये वाला सदिश चाहिए ना BA, और इधर वाले वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, R21 से दिखाएंगे। ओके, इधर वाले वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, B से A वाले वेक्टर को R21, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका एकांक सदिश। चूंकि एकांक सदिश जो होता है ना, वो किसी भी वेक्टर में, जैसे किसी वेक्टर का आपको एकांक सदिश निकालना है तो आप करेंगे क्या, उस वेक्टर के परिमाण से उस वेक्टर में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी उस सदिश के परिमाण से उसमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो अब ये क्वांटिटी उठा के आप यहाँ रखेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी F12 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड पे पावर 3 इंटू R21 का वेक्टर। ओके, ये क्या हो गया, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम ये देख लें कि Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत बल, Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत वैद्युत बल, चूंकि कौन सा बल, वैद्युत बल है, क्या वैद्युत बल, तो ये क्या हो जाएगा F21, क्या हो जाएगा F21। अब देखिए हमें अब F21 निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, F21, यानी Q1 के कारण Q2 का वैद्युत बल, तो ये जो वेक्टर R21 है अब इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना, यानी कि वेक्टर R12 हो जाएगा, किधर हो जाएगा, वेक्टर R12, तो क्या हो जाएगा F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, यही तो होगा। फिर इसको यूनिट वेक्टर की तरह लिख सकते हैं, जैसे R21 का हमने लिखा था ऐसे R12 का लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 से चेक किया जाएगा तो ये F12 है, पहले पर दूसरे कारण लगने वाला बल, ये F21 है, दूसरे पर पहले कारण लगने वाला बल, दोनों का परिमाण बराबर होगा। परिमाण बराबर होने का मतलब क्या है, देखिए R12 और R21 दोनों वेक्टर के तीर की लंबाई बराबर है, यानी दोनों सदिशों के परिमाण क्या होंगे आपस में बराबर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि R12 जो वेक्टर है यानी 1 से 2 की ओर, और R21 जो वेक्टर है, इस दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को तो माइनस होना पड़ेगा भाई, एक को माइनस होना पड़ेगा, चाहे इसके साथ माइनस करिए चाहे इसके बराबर इसको माइनस करिए, दोनों एक ही है। इसका मतलब F12 और F21 ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे, परंतु दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अब दिशा विपरीत होने का मतलब क्या है, दिशा विपरीत होने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक अगर इधर कार्य कर रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट इधर कार्य करेगा, ये तो हुआ। तो हम लिख सकते हैं F12 बराबर माइनस ऑफ वेक्टर F21। अब ये है क्या, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। इसका मतलब कि जो दोनों आवेश होते हैं कूलाम के नियम पे, उन पे जो बल कार्य करता है, ठीक है, वो परस्पर विपरीत दिशा में होता है। यानी कि अगर दो आवेश हैं, ये Q1 और एक Q2, अब इसके कारण अगर इस पे बल इधर लग रहा है तो इसके कारण बल इस पे इधर लगेगा, ठीक है। अगर इसके कारण बल इस पे इधर लग रहा है तो इसके कारण बल इस पे इधर लगेगा, ओके। दोनों परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे। भाई ये नियम तो पहले कभी पढ़ा हुआ है, ये क्लास 11th में आप याद कीजिए, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऐसे तो था।
एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाता था, दूसरा वस्तु भी तो पहले वस्तु पे बल लगाता था। यानी कि अगर दो वस्तु हैं ए और एक दूसरा वस्तु है बी, अगर ए जो है ना वो बी पे बल लगाता है तो बी वाला भी तो ए पे बल लगाता है, और उसकी दिशा क्या होती है, बराबर, और परिमाण दिशा क्या होता है, विपरीत, और परिमाण क्या होता है, बराबर। तो हम लिखते थे ना एफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ ए बी, ये एफ ए बी, तो हम लिखते थे एफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलाम का नियम है ना, ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो याद रखिएगा, कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ओके, तो ये है सदिश निरूपण। सदिश निरूपण से हमको ये जानकारी मिल गया। जानकारी क्या मिला, पहला कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। दूसरा नंबर, देखिए ये जो दोनों बल होते हैं ना, कौन कौन, इसके वजह से इस पे लगने वाला बल इधर और इसके वजह से इस पे लगने वाला बल इधर, ये दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल का मतलब इनकी दिशा जो होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, उसी को हम केंद्रीय बल कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर हो जाए और इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये कैसे होते हैं, केंद्रीय होते हैं। ओके, तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण से हमको ये जानकारी मिल गई। तो अब कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया कि दो आवेशित गोले हैं, ये परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 नहीं 30 कर देते हैं, चलिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ओके, पहले गोले पर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁻7 कूलाम का है, और दूसरे गोले पर आवेश 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का है। ओके, इनके बीच का माध्यम वायु या निर्वाती है। इनके बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निकालना है, वैद्युत बल निकाला जाए। ओके, वैद्युत बल कैसे निकालेंगे हम, कूलाम के नियम से। देखिए, पहले गोले पर आवेश को मान लिया जाए क्या है, Q1, तो Q1 कितना हो जाएगा, सॉल्व किया जाए इसे। ओके भाई, Q1 कितना होगा, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। दूसरे गोले पर आवेश कितना है, Q2 कितना होगा, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, यही दोनों होंगे। इनके बीच की दूरी r कितना है, 30 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले जो यूनिट है सबको एक यूनिट SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दोनों तो कूलाम में है, ये सेंटीमीटर में है ना, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, -2 से गुणा करा देते हैं, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब फॉर्मूला क्या है, कूलाम का नियम फॉर्मूला क्या है भाई, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r², यही तो होता है। अब ये 1/4 पाई ε0 का मान कितना होता है, इन्होंने बताया 9 × 10⁻9, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9। Q1 पहला आवेश कितना है, 2 × 10⁻7, दूसरा आवेश कितना है, 3 × 10⁻7 बटे r²। r का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा, ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 7 और 7 कितने को, दोनों माइनस पावर है तो जुड़ जाएंगे, 7 7 14, और 14 में से 9 घट जाए कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5। भाई 9 5 14 होता है ना, हाँ। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 900, 10⁻2 का वर्ग किया तो -4, ये तो आया। अब इसको कट कर दिया जाए, कट करना तो बहुत आसान है भाई, 9 × 6 = 54, और 9 से इसको कट कर दिया तो कितनी बार में कटा, 100 बार में कटा। तो ये कितना हो गया, 6 × 10⁻5, और ये कितना है, 10⁻2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया 10⁻4, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 10⁻2। तो आंसर आ गया 6 × 10⁻3 न्यूटन। ये -2 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, ये बल है। दोनों आवेश हैं कैसे, समान प्रकृति के आवेश है ना भाई, ये भी प्लस है और ये भी बल प्लस ये है, तो इनके बीच लगने वाला जो ये बल है ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ओके, तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हम लगा लेंगे, सिंपल फॉर्मूला। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक यूरेनियम परमाणु है
यूरेनियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं। आपको अब लास्ट चैप्टर में नाभिकीय अभिक्रिया में पढ़ाया गया होगा कि यूरेनियम जो होता है ना, वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम किया जाता है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 238 होता है और एक 235 होता है। तो वो तो नाभिकीय रिएक्टर में पढ़ना, लेकिन चलिए जान लीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का ही मुख्यतः उपयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने में भी यूरेनियम का ही उपयोग किया जाता है। तो एक यूरेनियम है, यूरेनियम क्या कर रहा है? अल्फा कण को उत्सर्जित कर रहा है। तो किसी क्षण ये देखा जा रहा है कि अल्फा कण जो इससे निकल रहा है यूरेनियम से, तो यूरेनियम परमाणु के नाभिक और अल्फा कण के बीच की जो दूरी है, अल्फा कण के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो है 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। चलिए आपको बताना है कि इन दोनों के बीच, यानी यूरेनियम परमाणु के नाभिक और अल्फा कण के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ओके, तो इसको लगाया जाए। देखिए अब ये यूरेनियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 92। परमाणु क्रमांक 92 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन बैठे हुए हैं। ओके, तो यूरेनियम परमाणु के नाभिक में कुल मिलाकर 92 प्रोटॉन हैं। इसमें से अल्फा कण क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो जब इसमें 92 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 90। तो 90 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, क्योंकि हमने ई लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों तो बराबर ही तो होते हैं परिमाण में, दोनों की प्रकृति बस अलग अलग होती है। ओके, तो यूरेनियम परमाणु के नाभिक में अब बचे 90 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण जो है इसके पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। ओके, और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ओके, हमें निकालना है इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का सिंपल फॉर्मूला अभी तो होता है कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल होगा F, वो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही तो होता है। अब देखिए 1/4πε0 का मान, इसको तो भाई याद ही रखना चाहिए। ये कितना होगा? 9 × 10⁻9। Q1 पहला आवेश, तो ये यूरेनियम परमाणु के नाभिक का आवेश है, और ये कितना? 90 है ना। इसका मतलब 90 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया यूरेनियम परमाणु यानी Q1 का आवेश। इसका आवेश कितना होगा? अल्फा कण का, तो 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बटे r²। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है? 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। यही है। इसको सॉल्व किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये 9 आ गया, ये 90 है। ओके, 1.6 1.6 और 2, तो यहाँ पे 1.6 का 2 में गुणा कर देंगे 3.2 हो जाएगा, यानी कि 16 × 32। तो ये कितना हो गया आपका? 1.6 × 3.2 गुणे पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये 19 कितना हो गया? 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 38 में से 9 जाएगा तो 10⁻⁻, चलिए 19 में से 9 घटा करके 10 कर देते हैं। ये कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है, नीचे आ गया आपका 9 × 9, इसको 2 बार लिख देते हैं, 10⁻30 कर देते हैं। ओके, अब 1 9 से तो 1 9 कट गया, 1 9 से भी 10 बार में कट गया, तो आसान है एकदम। ठीक है, अब देखते हैं ये 10 1.6 3.2, तो ये तो हो गया सीधे 16 × 3.2 गुणे ये 10⁻30 जब ऊपर जाएगा ना तो +30 में हो जाएगा, तो ये सिर्फ 10 बचेगा, क्योंकि 29 यहाँ से कट जाएगा, 29 घट जाएगा, सिर्फ 10 बचा। अब ये कितना है? 16 × 32 2 3 बचा हासिल, 16 2 32 16 48, 48 और 3 कितना होता है? 51। हाँ 51 ही तो होता है। तो कितना है? 512 न्यूटन। आसान क्वेश्चन। इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? 512 न्यूटन। चूंकि ये नाभिक पर भी धन आवेश है और अल्फा कण पर भी कैसा आवेश है? धन आवेश है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। ओके,
तो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तीसरा नंबर देखिए, दो आवेश हैं, एक 2 माइक्रोकुलाम का है और एक 6 माइक्रोकुलाम का है। दो आवेश हैं, मान लो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं और एक दूसरे को 12 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ओके, अब किया क्या जा रहा है, इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जा रहा है। इसको भी दे दिया गया -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और इसको भी कितना दे दिया गया, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और अधिक दे दिया गया। ओके, चलिए देखते हैं, ऐड कर देते हैं हम -4 माइक्रोकुलाम आवेश। तो पूछा जा रहा है कि बताइए अब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ओके, 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम के आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे को ये परस्पर 12 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इनको -4 माइक्रोकुलाम इसको भी और इसको भी क्या है, -4 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया गया। तो बताइए अब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ओके, चलो देखो, पहला कंडीशन में क्या है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, 12 न्यूटन का। कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। तो मान लेते हैं जो बल F है वो 12 न्यूटन है। ठीक है, तो F बराबर जो कि फॉर्मूला है कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही फॉर्मूला है। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी पहले कितनी है, r है। ओके, अब ये 1/4πε0 का मान तो पता ही है, 9 × 10⁻9 होता है भाई। Q1 Q2 का मान तो एक 2 माइक्रोकुलाम का है और एक 6 माइक्रोकुलाम का। तो माइक्रोकुलाम को तो वही सबसे पहले किस में बदलना है, कुलाम में बदलना है। ये कुलाम में बदलना तो अपना कर्तव्य है पहले। क्या अभी आपके यहाँ कितना रख दें, यहाँ पे 12 रख दें, 12 न्यूटन रखना पड़ेगा ना। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। दूसरा इसमें टॉपिक क्या कहा जा रहा है, इसमें भी -4 माइक्रोकुलाम जोड़ दिया और इसमें भी -4 माइक्रोकुलाम जोड़ दिया। भाई इसमें अगर जोड़ेंगे -4 तो ये तो 2 माइक्रोकुलाम है, -4 और जोड़ेंगे तो -2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। और इसमें 4 जोड़ेंगे माइनस तो ये तो घट करके 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। यानी अब दोनों आवेशों के परिमाण आपस में क्या हो गए, बदल गए तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब -4 माइक्रोकुलाम जोड़ने के बाद बल मान लेते हैं F' हो गया। तो फॉर्मूला तो यही है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। आवेश पहला ये कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 × 10⁻6। दूसरा भी यही हो गया 2 × 10⁻6 के बटे r²। अब हमें निकालना है भाई कि ये F' का मान कितना होगा। तो F' यहाँ भी लिखते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो समीकरण 2/1 करने पर देखिए समीकरण 2 क्या, यही है F' है बटे कितना हो जाएगा 12। भाई इधर तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में आएंगे, इसके नीचे ये रहेगा। तो कितना है, 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻6, ये भी 2 × 10⁻6 बटे r² बटे के, इसको रखते हैं 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻6 और कितना है 6 × 10⁻6 बटे r²। तो r² से r² कट गया, ये भी दोनों यहाँ से कट गए, बहुत आसान है, ये दोनों भी कट गए। ठीक है, 2 से 2 भी कट ही जाएगा। ओके, तो बचा क्या है, तो बचा है F' बटे 12 बराबर, यहाँ ऊपर 2 बचा है और नीचे कितना बचा है, 6 बचा है। भाई ये भी तो 3 बार में कट गया। तो अब कितना आएगा इसका आंसर, अब तो बहुत आसान हो गया। तो F' बराबर 12 इधर आएगा, तो 12/3 यानी 3 चौक 12, कितना आ गया 4 न्यूटन। अब बल कितना लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा। आसान क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे अगर थोड़ा से क्वेश्चन, तो कूलाम के नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट फंसने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है इसका वैद्युत बल से, यानी कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे कि दोनों में क्या क्या समानता होती है और क्या क्या असमानता होती है।
अब देखिए कूलाम के नियम से तो हम लोगों ने ये जान गए कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल कैसे निकाला जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे बिंदु आवेश रहें तो उनके बीच बल कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक अलग सिद्धांत होता है जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।